हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग जो पेज नंबर 10 है हमारा उसका यहाँ तक देख चुके थे, यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे लाइन बाय लाइन। और आज के इस सेशन में हम लोग 1.6 जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का कूलॉम्स लॉ, इसको समझेंगे पूरे डिटेल में। तो सबसे पहले हम समझते हैं, फिर उसके बाद इसका समरी मैं आप लोग को बताऊँगा। तो कूलॉम्स लॉ Coulomb's law is a quantitative statement about the force between two point charges। Coulomb's law जो है एक quantitative statement है जो बताता है किसके बारे में, टू पॉइंट चार्जेस के बारे में। When the linear size of charged bodies are much smaller than the distance separating them, the size may be ignored and the charged bodies are treated as point charges। क्या होता है कि अगर चार्ज का साइज कुछ इस तरह का हो, कुछ बड़ा सा भी हो, कुछ लीनियर सा हो, किसी भी तरह का शेप हो, अगर वो ज़्यादा डिस्टेंस पे है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होने के कारण उसको हम लोग पॉइंट चार्ज जैसे ट्रीट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि जो अगर बहुत बड़ा सा कोई बॉडी है उसको आप बहुत ज़्यादा दूर से देखेंगे तो कैसा दिखता है, वो पॉइंट चार्ज, मतलब जो हमारा पॉइंट होता है एक बिंदु की तरह दिखता है, बहुत छोटा सा दिखता है। फिर है Coulomb measured the force between two point charges and found that it varied inversely as the square of distance between the charges and was directly proportional to the product of magnitude of the charges and acted along the line joining the two charges। ध्यान से समझिएगा। कुलम साहब इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको क्या पता चला कि दो पॉइंट चार्जेस जो है, जैसे जैसे इनके बीच का जो डिस्टेंस है आर, 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी जो भी है, यह डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है उनके बीच की दूरी के स्क्वायर का। पहला स्टेटमेंट उनको ये पता चला कि जैसे जैसे इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये जो फोर्स दोनों चार्ज के बीच में लग रहा है ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते जाएगा दोनों चार्ज के बीच की दूरी के स्क्वायर के। फिर सेकेंड चीज़ इसमें उनको क्या पता चला कि इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के। जैसे इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए कुछ Q1 और इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए कुछ Q2, तो जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 इंटू Q2 के, इसके मैग्नीट्यूड के। मतलब अगर चार्ज माइनस में भी हो फिर भी हमको क्या लेना है, प्लस में ही लेना है। ठीक है, तो दो चीज़ें उनको पता चला कि एक फोर्स जो है दोनों के बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है और फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के चार्ज के। फिर इसी में उनको क्या पता चला कि अगर दो चार्ज है हमारा तो दोनों के बीच में तो फोर्स लग रहा है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में, मतलब कि सामने की डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये फोर्स अप्लाई कर रहा होगा तो इस डायरेक्शन में, और ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो, या फिर एक निगेटिव चार्ज होता तो ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अट्रैक्ट करता और ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता। मतलब कि हमारा जो चार्ज का लाइन है उसी लाइन में हमारा फोर्स एक्ट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक चार्ज यहाँ है दूसरा चार्ज यहाँ है और ये चार्ज इस चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये तीन चीज़ें उनको पता चली। फिर इसके बाद है Thus, if 2 point charges Q1 and Q2 are separated by a small distance r in vacuum, the magnitude of the force between them is given by। अगर दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 अगर वैक्यूम में रखा हुआ है, मतलब निर्वात में रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है दोनों चार्ज के बीच, और दोनों के बीच का दूरी कितना था, r दूरी पर अगर रखा हुआ हो तो उस कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू क्या है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। फिर है How did Coulomb arrive at this law from these experiments? Coulomb used a torsion balance for measuring the force between charged metallic। मतलब कि Coulomb साहब जो है कि इस लॉ के एक्सपेरिमेंट को कैसे वो कर पाए, मतलब किस तरह से कंक्लूजन पे पहुंच पाए कि ऐसा होता है। Coulomb जो है वो क्या किए, टोरिजन बैलेंस का यूज़ किए फोर्स को मेज़र करने के लिए बिटवीन टू मेटालिक चार्ज्ड बॉडीज़। आगे हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 11 में, पेज नंबर 10 तो ओवर है। चार्ज्ड स्फीयर्स, मतलब कि वो दो चार्ज्ड स्फीयर के हेल्प से इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किए थे। When the separation between the spheres is much larger than the radius of a sphere, अगर
जो हमारा सेपरेशन है दो चार्ज के बीच में वो बहुत ज़्यादा हो इसके रेडियस की तुलना में, ये जो हमारा स्फीयर है इसकी रेडियस की तुलना में, द चार्ज स्फीयर में बी रिगार्डेड एज पॉइंट चार्ज। तो ये जो हमारा स्फीयर है चार्ज स्फीयर, इसको हम लोग पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट करेंगे, मान के चलेंगे कि ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। फिर है हाउ एवर द चार्जेज ऑन द स्फीयर वेयर अननोन। अभी भी जो है चार्ज क्या था स्फीयर पे, अननोन था टू बिगिन विथ, शुरू करने के लिए। हाउ देन कुड बी डिस्कवर द रिलेशन लाइक इक्वेशन 1.1, वो जो हमारा इक्वेशन दिया गया था फोर्स इक्वल टू Q1 इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, मतलब K इंटू Q1 इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, उस कंक्लूजन पे वो कैसे पहुँचे। कूलम्ब दो ऑफ फॉलोइंग सिंपली बी सपोज, कोलम्ब जो है इस तरह से सिंपली तरीका से प्रोसीड किए, कैसे। सपोज द चार्ज ऑन ए मेटालिक स्फीयर इज क्यू, मान लीजिए कि मेटालिक स्फीयर पर जो चार्ज है वो क्या है, क्यू है। इफ़ द स्फीयर इज पुट इन कॉन्टेक्ट विथ आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर द चार्ज विल स्प्रेड ओवर द टू स्फीयर्स। अगर एक मेटालिक स्फीयर है, इस पर चार्ज क्यू है, इसी तरह का एक और मेटालिक स्फीयर लाकर इसमें अगर सटा के रखा जाए तो चार्ज क्या होता है, इस दोनों के पूरे साइड पे फैल जाता है, पूरे उसके बॉडी पे फैल जाता है, ठीक है। फिर क्या है, बाय सिमेट्री द चार्ज ऑन ईच विल बी Q/2, मतलब सिमेट्री के अनुसार जो है, मतलब कि आधा आधा ये पूरा Q/2 चार्ज इधर और Q/2 इधर हो जाता है, मतलब आधा इधर हो जाता है और आधा इधर हो जाता है, पूरा बट जाता है। रिपीटिंग दिस प्रोसेस वी कैन गेट चार्जेस Q/2 Q/4 etc। अब इसी तरह से फिर हम लोग अगर इसको आधा, ये हमारा आधा बट गया, फिर इसको हटा दे, फिर उसी तरह का एक और लाए, तो यहाँ पे ऑलरेडी Q/2 था, या फिर डिवाइड होकर इधर Q/4 हो जाएगा, इधर Q/4 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग इस प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। फिर है आपका कूलम्ब वैरिड द डिस्टेंस फॉर अ फिक्स्ड पेयर ऑफ चार्जेस एंड मेजर द फोर्स फॉर डिफरेंट सेपरेशंस। कूलम्ब साहब क्या किए कि जो चार्ज था उसको अलग अलग डिस्टेंस पर रख के फिर वो कंक्लूड किए, फिर कैलकुलेशन करने के बाद उनको पता चला कि डिस्टेंस जो है, फिर आगे पढ़ते हैं। ही देन वैरिड द चार्जेस इन पेयर्स, उसके बाद क्या किए, वो चार्ज को वैरी किए पेयर्स में, कीपिंग द डिस्टेंस फिक्स्ड फॉर ईच पेयर। मतलब कि हर बार जो हमारा चार्ज, सपोज कीजिए कि एक चार्ज यहाँ पे है Q1 वैल्यू और दूसरा Q2 वैल्यू, फिर दूसरा चार्ज यहाँ पे Q1 और Q2 वैल्यू का लाए, और इसी तरह से वो एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किए। कंपेयरिंग फोर्सेस फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ चार्जेस एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, कूलम्ब अराइव एट द रिलेशन ऑफ इक्वेशन 1.1। वो क्या किए, चार्ज सपोज कीजिए कि सपोज कीजिए 2 कूलम्ब का चार्ज यहाँ पे है, फिर 2 कूलम्ब का चार्ज यहाँ पे 1 मीटर की दूरी पर है, फिर उसको वो 2 मीटर की दूरी पर रख के देखे, फिर उसको अलग डिस्टेंस पर रखे 4 मीटर की दूरी पर रख के देखे। इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो कंक्लूड किए कि डिस्टेंस जो हमारा बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ने के बाद क्या होता है, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के। फिर आगे देखते हैं कूलम्ब्स लॉ, अ सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट। कूलम्ब्स लॉ जो है हमारा एक सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, वाज इनिशियली एक्सपेरिमेंटली अराइव्ड एट द मैनर डिस्क्राइब्ड एबव। मतलब कि एक्सपेरिमेंटली जो है मैथमेटिकल फॉर्म में जो डिस्क्राइब किया गया था, ये जो हमारा इक्वेशन था F = K × Q1 × Q2/r², उसके अकॉर्डिंग। वाइल द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट्स एस्टैब्लिश्ड इट एट ए माइक्रोस्कोपिक लेवल, लेकिन जो हमारा, जबकि हमारा जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हुआ था। इट हैज़ ऑल्सो बीन एस्टैब्लिश्ड डाउन टू सब एटॉमिक लेवल वेयर r इज़ 10⁻⁻10 मीटर। ये जो है हमारा इस्टेब्लिश किया गया सब एटॉमिक लेवल पर भी, सब मतलब कि बहुत छोटे एटॉमिक लेवल पर भी इसको कंक्लूड किया गया, जहाँ पर डिस्टेंस आज 10⁻⁻10 मीटर, मतलब बहुत छोटा सा डिस्टेंस के लिए। मतलब जनरली जो हम चार्ज रखते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रखते हैं, लेकिन छोटा सा पार्टिकल जो हमारा सब एटॉमिक लेवल, मतलब एटम के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है उसके अराउंड में, तो उस लेवल पर भी किया गया जहाँ पर डिस्टेंस 10⁻⁻10 मीटर था। फिर आगे देखते हैं कूलम्ब डिस्कवर्ड हिज लॉ विदाउट नोइंग द एक्सप्लिसिट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कूलम्ब साहब जो है वो क्या किए, डिस्कवर किए इस लॉ को
बिना किसी चार्ज के मैग्नीट्यूड को जाने हुए। इनफैक्ट इट इज़ द अदर वे राउंड। कूलॉम्स लॉ कैन नाउ बी एम्प्लॉयड टू furnish a definition for a unit of charge। अब वास्तव में जो स्थिति ऐसा है कि कूलम्स लॉ जो है हमारा, उसको इस तरह से व्यवहार में लाया जा सकता है कि ये हमारे यूनिट ऑफ चार्ज का डेफिनेशन बताए। ठीक है। इन द रिलेशन इक्वेशन 1.1 के इज सो फार आर्बिट्री। अब जो हमारा रिलेशन जो देखे थे उसमें के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई 4 पाई इंटू आर था, आर स्क्वायर था। वो वहाँ पे के बारे में बता रहा है कि वो एक कांस्टेंट जैसा है, वो कांस्टेंट ही है। द चॉइस ऑफ के डिटरमाइंस द साइज ऑफ द यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ के। अब हम लोग को क्या करना है कि वैल्यू ऑफ के जो है उसके बारे में फाइंड करना है। इन ऐसा यूनिट्स द वैल्यू ऑफ के इज़ अबाउट 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऐसा यूनिट में जो के का वैल्यू है वो कितना है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो आपको एकदम जुबान पे होना चाहिए, 100% याद होना चाहिए। द यूनिट ऑफ चार्ज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम दिस चॉइस इज कॉल्ड कूलॉम्ब, which we defined earlier in section 1.4. Putting this value k, we see for q1 equal to q2 equal to 1 coulomb and r equal to 1 meter, force is 9 into 10⁹ न्यूटन। अब स्थिति जो है इसमें, अगर हम लोग एक चार्ज का वैल्यू q1 का वैल्यू अगर 1 कूलम ले, दूसरा चार्ज का वैल्यू अगर हम लोग सेम ले 1 कूलम ले, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर ले, तो वहाँ जो फोर्स डेवलप होगा वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन डेवलप होगा। फिर है दैट इज़ 1 कूलम इज़ द चार्ज दैट व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ मैग्नीट्यूड 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। मतलब इसका कहना है कि 1 कूलम चार्ज को अगर 1 कूलम का चार्ज है जिसको वैक्यूम में 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो इस कंडीशन में जो दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, उस रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। 1 कूलम इज़ एविडेंटली टू बिग अ यूनिट टू बी यूज्ड। 1 कूलम जो है वो हमारा क्या है, एक बड़ा सा यूनिट है यूज करने के लिए। इन प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन यूजेस स्मॉलर यूनिट्स लाइक 1 मिली कूलम 1 माइक्रो कूलम। प्रैक्टिकली जो हम लोग देखते हैं इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो जनरली चार्जेस का यूज किस तरह का होता है, 1 मिली कूलम 1 माइक्रो कूलम 1 नैनो कूलम, इस तरह के यूनिट का हम लोग जनरली यूज करते हैं। कूलम के फॉर्म में बहुत कम यूज होता है, इसलिए कूलम जो है हमारा वो क्या है, बड़ा यूनिट माना जाएगा। फिर है द कांस्टेंट k in equation 1.1 is usually put as k equal to 1/4 pi epsilon naught for latter convenience, so that Coulomb's law is written as F equal to 1/4 pi epsilon naught q1 into q2 by r square। अब ये जो हमारा इक्वेशन 1.1 था जिसमें F equal to k into q1 into q2 by r square था, वहाँ पे k का जो वैल्यू है वो 1/4 pi epsilon naught हम लोग रखते हैं। तो हमारा इक्वेशन कैसा बन जाता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यही हमारे के बदले रखा गया है, इसको हम लोग इक्वेशन 1.2 मान लेते हैं। फिर आगे देखते हैं एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पहले से हम लोग जान रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट हमारे क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन एसआई यूनिट इज, अब एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो एसआई यूनिट में क्या होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे निश्चित रूप से। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी बार बार आपको ये डाटा याद रहना चाहिए। और कभी कभी इसका आपका एसआई यूनिट या फिर डायमेंशन वगैरह भी पूछ देता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। चलिए फिर इसका जो यहाँ पे हमारे कूलॉम साहब के बारे में थोड़ा सा दिया गया, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे कूलॉम साहब का पिक्चर है, जिनके कारण हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं और दो चार्जेस के बीच में फोर्स के बारे में जानते हैं। चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम्ब ये जो है 1736 से लेकर 1806 तक थे। कूलॉम्ब अ फ्रेंच फिजिसिस्ट बिगैन हिज कैरियर एज अ मिलिट्री इंजीनियर इन द वेस्ट इंडीज़। अब ये जो कूलॉम्ब साहब थे एक फ्रेंच के फिजिसिस्ट थे, और इन्होंने अपने कैरियर का जो शुरुआत किया था वो कैसे था, इनका कैरियर एक मिलिट्री इंजीनियर के रूप में था
वेस्ट इंडीज़ में। आप लोग भी चाहे तो अपने यहाँ इंडिया में मिलिट्री इंजीनियर बिल्कुल बन सकते हैं। उसका 2-3 एंट्री है। उसमें आपका पहला एंट्री है कि 12th के बाद आप 12th में बहुत अच्छा स्कोर कीजिए, 80+ स्कोर कीजिए, आपको डायरेक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर एसएसबी इंटरव्यू आप क्लियर कर लेते हैं तो डायरेक्ट इंजीनियरिंग कोर्स के लिए आपका एडमिशन हो जाएगा मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में। वहाँ पे आपको कोई फ़ी पे नहीं करना है। आप अब वहाँ पे 4 साल का कोर्स जैसे ही कंप्लीट करेंगे, आप इंडियन मिलिट्री सर्विसेज में, जो इंडियन मिलिट्री का जो अपना इंजीनियरिंग कोर है, उसमें आप पोस्टेड हो जाएंगे एज ए लेफ्टिनेंट, और बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है उसमें। फिर आप इंजीनियरिंग करके बीटेक करने के बाद भी आप इंजीनियरिंग कोर में जा सकते हैं, इंडिया अपना जो हमारे इंडिया का जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है उसमें। फिर आगे देखते हैं। इन 1776 ही रिटर्न्ड टू पेरिस। वो क्या किए, 1776 ईस्वी में पेरिस को लौट गए एंड रिटायर्ड एज अ स्मॉल स्टेट टू डू हिज साइंटिफिक रिसर्च। वो पेरिस में लौटने के बाद क्या किया, अपना छोटा सा एक एरिया बनाकर उसमें अपना छोटा सा कुछ साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करने लगे। ही इन्वेंटेड अ Taurian balance to measure the quality of a force and used it for determination of forces and electric attraction or repulsion between small charged spheres. फिर क्या हुआ, वो टॉरिजन बैलेंस के बारे में वो एक्सपेरिमेंट करने लगे और फिर फोर्स, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज था उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में रिसर्च करने लगे। आप इस तरह का आपके लाइफ में भी मौका आ सकता है अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं तो, कि आप भी कुछ सोच सके अपनी कंट्री के बारे में। तो इनसे मोटिवेशन लेकर, कलाम साहब से मोटिवेशन लेकर आप भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। जैसे आप चाहे तो कुछ इनोवेटिव, जो और सारे कंट्री हथियार बना रहे हैं उस तरह से आप भी कुछ इनोवेटिव टाइप का थिंकिंग ला सकते हैं और कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर आप साइंस सब्जेक्ट ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मोटिव साइंटिफिक थॉट टाइप का होना चाहिए, और उसके लिए आप खुद से एक्सपेरिमेंट कीजिए और प्लान कीजिए और सोचिए उसके बारे में। तभी आप एक जैसे ये कलाम साहब अपने कंट्री के लिए कुछ बेहतर किए और उनका नाम आज हम लोग जान रहे हैं, पूरा वर्ल्ड जान रहा है। हो सकता है कि आपका भी नाम इस तरह से पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। फिर है ही दस arrived in 1785 at the इन्वर्स स्क्वायर लॉ रिलेशन। उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1785 ईस्वी में वो इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन लॉ पे पहुँचे, जिसको हम लोग कूलॉम्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, नाउ नोन एज कूलॉम्स लॉ। उस समय जो लॉ का नाम था इन्वर्स स्क्वायर लॉ रिलेशन, अभी भी उस नाम से हम लोग जानते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ रिलेशन ही कूलॉम्स लॉ एक्चुअली हमारा। द लॉ हैड बीन anticipated by Presti and also by Cavendish earlier, though Cavendish never published his results। तो ये जो है कैवेंडिश के द्वारा उपेक्षित किया गया और कैवेंडिश जो है इसको कभी भी इस रिजल्ट को पब्लिश नहीं किए। कूलॉम्ब also found the inverse square law of force between unlike and like magnetic poles। और कूलॉम्ब साहब ही क्या किए, ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट के डिफरेंट पोल्स पे अगर सेम पोल हो या फिर डिफरेंट पोल हो तो उस कंडीशन में जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो अप्लाई होता है उसके बारे में भी यही बताए थे, सारा जानकारी यही दिए थे। ठीक है, उम्मीद है कूलॉम्ब साहब से आप लोग कुछ सीखे होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब इस पेज में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक चार्ज हमारा कुछ यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है, और इसको ओरिजिन मानकर चलते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से एक चार्ज r1 डिस्टेंस पर है q1 और ओरिजिन से दूसरा r2 डिस्टेंस पर है। ध्यान से समझिए कंडीशन को। ये थोड़ा सा फ़ोन को सीधा कर लेंगे, है ना, मतलब कि फ़ोन को सीधा करने के बाद आपको क्लियर विज़न के साथ ये दिखेगा। ये सपोज कीजिए कि y एक्सिस है, फिर ये सपोज कीजिए कि x एक्सिस है। पता नहीं थोड़ा अजीबोगरीब ये बनाया हुआ है। तो यहाँ से ये r1 डिस्टेंस पे है और ये r2 डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से यहाँ जो हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस अगर इधर से इधर हम लोग जाए तो r21 और इधर से इधर हम लोग जाए तो r12। इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या पोजीशन वेक्टर r1 है, पोजीशन वेक्टर r2 है। अब r1 से r2 की तरफ अगर हम लोग चले तो इस फोर्स के लिए F21 फोर्स के लिए जो हमारा ये है वो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, r1 से r2 की तरफ है इसलिए, और इधर से इधर अगर हम लोग डिस्टेंस को मेज़र करें तो उसके लिए हम लोग डिस्टेंस लिखेंगे r21। तो यहाँ पे सिर्फ r21 लिखा हुआ है। अच्छा, नीचे मेंशन किया हुआ है, देखिए इधर से इधर अगर हम लोग जा रहे हैं तो इधर से इधर हमारा क्या है, r21 है, और इधर से इधर नहीं, एक ही फोर्स को, एक ही डिस्प्लेसमेंट को इसमें दिखाया गया है, मतलब एक ही डायरेक्शन के बारे में शो कर रहा है, दोनों डायरेक्शन के बारे में नहीं शो कर रहा है। तो एक इस तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं तो हमारा r21 और उल्टा जा रहे हैं तो r12, है ना। अच्छा, यहाँ पे नीचे लिखा है पर फिगर में वो शो नहीं किया है दोनों को, फिगर में सिर्फ एक ही शो कर रहा है, यहाँ पे अलग अलग वो लिख रहा है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सिंस फोर्स इज़ अ वेक्टर इट इज़ बेटर टू राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन। चूँकि हमारा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम लोग को वेक्टर के सिंबल के साथ फोर्स को लिखना ज़्यादा बेटर माना जाएगा। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 भी R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। इसका जो पोजीशन वेक्टर है चार्ज का Q1 का और Q2 का, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 और R2। पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब कि जो उसके पोजीशन को बताए, ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताए, तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन को ओरिजिन से R1 और R2 बता रहा है। फिर समझिए, वी डिनोट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 बाई F12। मतलब कि फोर्स जो Q1 पे लग रहा है, Q2 के द्वारा लग रहा है, उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, F12, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। और इधर जो हमारा फोर्स लग रहा है इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि द टू एंड फोर्स Q2 टू Q1 बाई F21, मतलब कि Q2 के द्वारा जो Q1 पे फोर्स लग रहा है वो F21 है। द टू फोर्सेज, द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 हैव बीन नंबर्ड 1 and 2 conveys and vector leading from 1 to 2 is denoted by R21। मतलब कि चूँकि ये जो वेक्टर 1 से R2 की तरफ जा रहा है इसलिए इसका नाम R21 डाला गया है। ठीक है, इन द सेम वे द वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1 इज डिनोटेड बाई R12। और इसी तरह जो 2 से 1 की तरफ, जो 2 से 1 की तरफ जा रहा है इसका नाम R12 दिया गया है। ठीक है, और इसको हम लोग R21 है तो इसको बाद वाले, पहले वाले को R1 को, R2 को पहले और R1 को बाद में लिख रहा है। और फिर यहाँ पर R12 है तो R1 को पहले और माइनस R2 को लिख रहा है। तो ये हमारा डिस्टेंस को शो कर रहा है। फिर है हमारा द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर R21 एंड R12 इज़ डिनोटेड बाई R21 एंड R12 रिस्पेक्टिवली। ये जो हमारा मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, इसको R12 और R21 को हम लोग उसी फॉर्म में लिख सकते हैं रिस्पेक्टिवली। R12 इक्वल टू R21, चूँकि हमारा डिस्टेंस जितना ये है उतना ही ये भी है और दोनों का डायरेक्शन बस अपोजिट है तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर। मतलब कि वेक्टर का डायरेक्शन शो करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, बस उसमें यूनिट वेक्टर लगा देना चाहिए और कुछ खास नहीं अंतर है, बस यूनिट वेक्टर ऐड करने से हमारा काम चल जाएगा। टू डिनोट द डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2 और फ्रॉम 2 to 1 वी डिफाइन द यूनिट वेक्टर्स। 1 से 2 की तरफ, मतलब इधर हमारा फोर्स शो करना है या इधर फोर्स शो करना है, उसके लिए हम लोग यूनिट वेक्टर ऐसे यूज करेंगे, R21 इक्वल टू F21 बाई R21, और यहाँ पर जो हमारा यूनिट वेक्टर है R12 बाई R12। मतलब कि यूनिट वेक्टर को हम लोग इसके बदले यूज कर देंगे। उसके बाद फिर कूलम्स फोर्स लॉ between 2 point charges Q1 and Q2 located at distance R1 and R2 is expressed as। मतलब कि R1 और R2 डिस्टेंस पर जो Q1 और Q2 चार्ज रखा हुआ है उसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है F21, उसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप। और वही F12 अगर हम लोग लिखना चाहें वो नीचे लिखा हुआ है, फिर उसको पढ़ते हैं। इक्वेशन 1.3 इज़ वैलिड फॉर एनी साइन Q1 एंड Q2 वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो इक्वेशन है वो वैलिड है अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव हो, दोनों चार्ज, या फिर नेगेटिव हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके लिए। विच डिनोट्स रिपल्सन, ये क्या डिनोट करता है, रिपल्सन को डिनोट करता है। एज इट शुड बी फॉर लाइक चार्जेज, अगर सेम चार्ज हो तो रिपल्सन को ये फोर्स डिनोट करेगा। इफ़ Q1 एंड Q2 आर अपोजिट साइन, अगर Q1 और Q2 अपोजिट साइन का हो तो यहाँ पर जो हमारा डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, -2 1
-r21 कैप हम लोग डिनोट करेंगे कि मतलब कि इसका जो डायरेक्शन है एक दूसरे के तरफ है। फिर thus we do not have to write separate equations for the cases of like and unlike charges। मतलब इस कंडीशन में लाइक और अनलाइक चार्जेस के लिए हम लोग को अलग अलग इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन 1/3 टेक्स केयर ऑफ बोथ करेक्टली। ये जो इक्वेशन है ये दोनों चीज़ों को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। द F12 ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन 1.3। अब ये जो इक्वेशन 1.3 है इसी से हमारा Q1 पे जो चार्ज Q2 के द्वारा अप्लाई हो रहा है वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय सिंपली इंटरचेंजिंग 1 एंड 2। सिंपली 1 और 2 को इंटरचेंज करने पर, जैसे इसमें 1 और 2 था यहाँ पे, इसको हम लोग ऐसे 2 और 1 था, इसको हम लोग चेंज करके 1 और 2 कर दिया। मतलब F12 इक्वल टू 1/4 नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R12 का स्क्वायर और इंटू R12 का कैप। और ये जो हमारा फोर्स है इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में है, इस कारण से इसको हम लोग -F21 लिख देंगे कि ये अपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा, माइनस डायरेक्शन। दस कूलॉम्स लॉ एग्रीज विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। इस तरह से कूलॉम्स लॉ जो है न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है कि न्यूटन थर्ड लॉ में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे दो चार्जों के बीच में इक्वल और अपोजिट रिएक्शन है, एक फोर्स इधर है दूसरा इधर है और दोनों फोर्स इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। फिर है कूलॉम्स लॉ इक्वेशन 1.3 गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम। अब जो कूलॉम्स लॉ है ये हमारा Q1 और Q2 दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स का इक्वेशन 1.3 है ये वैक्यूम को शो कर रहा है कि वैक्यूम में इस तरह का फोर्स लग रहा है। इफ़ चार्जेज आर प्लेस्ड इन ए मैनर और इंटरवेनिंग स्पेस वाज मैटर द सिचुएशन गेट्स कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। मतलब कि अगर ये जो हमारा चार्ज है दोनों ये अगर कुछ अलग मीडियम में रखा हो वैक्यूम के अलावे तो उस कंडीशन में जो है हमारा सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं और थोड़ा सा चेंजेज आ जाता है इसके वैल्यू में। वी शैल कंसिडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन मैटर इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब जो है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंसिडर करेंगे मैटर के रूप में अगले चैप्टर में। तो इसमें हम लोग पेज नंबर 12 तक ही रहने देते हैं। पेज नंबर 12 के बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग कल रात को देखेंगे, कल वाले सेशन में देखेंगे। तो तब तक आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर कल हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय। और मॉर्निंग में 7 बजे का क्लास बिल्कुल अटेंड कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है वो।